ठीक है, अभी संविधान की क्लास होगी। बुक ले आता हूँ, नोट कर लो इनको। पूरी कर रहे हो। अभी करने हैं हमने डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, उनके बारे में करना है आज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नोट कर लो इसको। राज्य के नीति निदेशक तत्व, हाँ जी, तत्व। ठीक है, नोट कर लो इनको, ये वाला नोट कर लो, है ना। हाँ, स्टूडेंट फोन कर रही है, शायद उसकी क्लास में हेलो। तो देखो भैया, अब हमने करने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, और आपने इनके बारे में सुना भी होगा, ठीक है, आपके संवैधानिक त्रिमूर्ति भी इसको कहा जाता है, ठीक है, नोट कर लेना है इनको, संवैधानिक त्रिमूर्ति, ठीक है, वो इसको कहा जाता है। ठीक है, तो तीन जो चीजें हैं, तीन जो आपके पिलर्स रहते हैं, उनमें से आपका कौन कौन सा आएगा। तो इसमें देखो, सबसे पहले आपका आएगा फंडामेंटल राइट आएंगे, इसके बाद आपके आएंगे कर्तव्य आएंगे, ठीक है, इसके बाद आपके आएंगे निर्देशक तत्व, तीन स्तंभ हैं हमारे, है ना, ठीक है, जो हमारे संविधान में दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स आपके 12 से 35, 51A, ठीक है, और आपका 35 से लेकर 51 तक चलते हैं ये सारे, ठीक है। तो भारत के शासन की, इसको एडमिनिस्ट्रेशन की आप लोग सौल भी कह सकते हैं, आत्मा भी इसे बोल सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो इन्हीं के बारे में हमने आज इस क्लास में करना है। फंडामेंटल राइट पिछली क्लास में आपको करवा दिए गए थे। तो आज जो रहेगा आपका टॉपिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, ये रहेगा यहाँ पर जो आज का टॉपिक है, ठीक है, जिसके ऊपर चर्चा करेंगे और इसके नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। तो देखो, आपके अधिकार, कर्तव्य और आपके क्या है, ये आपके जो तत्व हैं, इनके बारे में ही करना है। तो देखो, सबसे पहला आपका क्या रहेगा कि संविधान में अधिकार और कर्तव्य जो है वो आपके, उनको अलग अलग क्यों करता है ये, ठीक है। भाग 3 जो है वो आपको मौलिक अधिकारों से जुड़ा है, ठीक है, और भाग 4 जो है वो आपका डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखो डिफरेंस क्या रहता है, नागरिक और राजनीतिक अधिकार दोनों टाइप के हमें मिले हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद जो है न्यायोचित है, यानी कि इनके साथ जो है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, जस्टिस आपको मिल सकता है, चुनौती भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। उल्लंघन होने पर आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, न्यायालय में भी जा सकते हैं, अधीनस्थ न्यायालय में भी जा सकते हैं,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी जा सकते हैं, आर्टिकल 32 हुआ, 226 हुआ, इनके तहत, है ना। पर ज्यादातर जो है वो 32 का यूज करते हैं, 13 भी एक जैसा रहता है, जो चैलेंज आप कर सकते हैं वहां से भी। ठीक है। अब राज्य पर नकारात्मक दायित्व रहता है, यानी कि सरकार की जो मनमानी नीतियां रहती हैं, ठीक है, जो उसके अनलिमिटेड पावर्स हैं, उनको क्या कर देते हैं, ये लिमिटेड कर देते हैं, सीमित कर देते हैं, है ना। अब यानी कि राज्य को क्या नहीं करना है वो डिसाइड कर देते हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। कंट्रोल करते हैं ये आपकी जो कार्यपालिका है, ठीक है, पार्लियामेंट है, उसकी पावर्स जो है उसको क्या कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं, है ना, आपकी सीमित करते हैं। क्योंकि आप कहाँ चले जाएंगे, फिर आपको लगेगा आपके राइट्स खत्म हो रहे हैं तो आप चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, है ना। ठीक है, तो वो चीज रहती है। अब 32 में 5 प्रकार की रिटें भी आपको बताई गई थी, है ना, क्या क्या रहती हैं। अब भाग 4 रहता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सामाजिक और आर्थिक राइट्स रहते हैं यहाँ पर। ठीक है। डिफरेंस क्या है कि संसाधनों की कमी और सामाजिक तैयारी के कारण इनको गैर न्यायोचित, इनको आप लोग चुनौती नहीं दे सकते हैं। अगर जी बोले गए सरकार का आप लोगों को दायित्व तो दिया गया है एक आर्टिकल में, है ना, कि सरकार जो आपको रोजगार के अवसर जो वो प्रदान करेगी। अब सरकार पोस्टें नहीं निकाल रही है तो आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते कि ये नहीं निकाल रहे हैं जी, हमारे साथ जस्टिस करवाओ। ठीक है। तब इनको रखा गया है कि राज्य के लिए सकारात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, यानी कि राज्य को क्या करना है वो अपनी मर्जी से डिसाइड करेगा, यहाँ पर मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ पर उसको देखना पड़ेंगे राइट्स भी। ठीक है। अब देखो कि मौलिक कर्तव्य जो थे मूल रूप से आपके इसमें हिस्सा नहीं थे, ये कैसे जोड़े गए, बाद में जोड़ा गया। आपके जो आपके क्या है मौलिक कर्तव्य रहते हैं, ठीक है, जो आपके 11 दिए गए हैं संविधान में, वो बाद में जोड़े हैं। वो जब लिखा गया था 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ तो उस टाइम पे ये 11 कर्तव्य थे ही नहीं। ठीक है। आपके बेसिक जो था वो कुछ और था संविधान, अभी हमने इसको चेंजेस उसमें कर रहे हैं डे बाय डे। अब इसके बाद जो है कि मूल संविधान में आपके मौलिक कर्तव्य ना होने के पीछे क्या रीजन रहे हैं। सबसे पहले क्या था, अधिकार केंद्रित और आधुनिक युग का ये जो फर्क रहता है। 1940 में क्या हुआ, 1940 के दशक में नागरिक अधिकारों को देने के ऊपर जो था उस टाइम पे फोकस किया गया, ताकि राज्य की शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोका जा सके। राज्य राज्य यानी कि उस देश की सरकार जो है वो आपकी पावर्स का मिसयूज ना कर पाए, उससे इसको रोका गया। यानी कि अत्यधिक जोर देने की शोष आपकी क्या थी, शोषक शासन से जोड़ा जाता था इसको। शोषक शासन क्या हुआ, जो आपका ब्रिटिशर कर रहे थे, है ना। तो उस चीज के संदर्भ में जो था वो इसको देखा गया कि राइट्स जो है वो नागरिकों को मिलने चाहिए, जिससे कि उनका जो पावर्स हैं आपकी राज्य की, उनको नियंत्रित किया जा सके। गांधीवादी विचार जो थे उसका भी अस्वीकारना, कि गांधी जी का क्या मानना था, यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो वो उसके अपने अधिकार जो हैं वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। अब पर लेकिन गांधी जी का ये था जो था संविधान सभा में ज्यादा नहीं चला, प्रभावित नहीं रहा। और जो संविधान जब आपका लिखा गया था तो उसमें अलग अलग विचारों के लोग भी थे, है ना, बट महात्मा गांधी जिसके हिस्सा नहीं थे संविधान जब लिखा जा रहा था। ठीक है। दूसरा, नागरिकों का अंतर्निहित अपेक्षा थी, यानी कि एक ये भी माना जाता है कि भारत के नागरिक जो थे स्वाभाविक रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, हम अपने आप करेंगे नेचुरली। जो आपके एथिक्स रहते हैं, बड़ों का आदर करना, जैसे सत्कार करना, राष्ट्रीय स्मारक जो है उनको बचा के रखना, अमूल्य धरोहर विरासतों को सेफ रखना, तो वो हम लोग क्या मानते थे, खुद मानते थे इन चीजों को, है ना। पर कैसे जोड़े गए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के ऊपर जो था वो इसको जोड़ा गया। अब संविधान में कौन सा संशोधन किया गया बच्चे, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में एक नया भाग 4 जो था वो जोड़ा गया। ठीक है। आपके तब जो था वो ये आपके संविधान में इनको ऐड किया गया, जो आपके क्या आते हैं, मौलिक कर्तव्य आते हैं। ठीक है। पता है ना सबको मौलिक कर्तव्य, पता है, कोई नहीं, पूछेंगे आगे आएंगे मौलिक कर्तव्य आप लोगों के, तो उनको पूछेंगे आपसे। ठीक है। तो इनको बाद में 1976 में जोड़ा गया। अब ये जो 70 से 80 का जो दौर रहा, 70 से 80 के बीच में सबसे डिस्टर्ब रहा है इंडिया का ये। इस टाइम पे सरकारें बनी भी, बार बार चुनाव होना, इमरजेंसी का लगना, ठीक है, एक ही न्यायाधीश, जिस बेचारे न्यायाधीश की क्या गलती थी, जिसने आज अगले दिन रिटायर होना था, बेचारा 2 साल अपने रिटायरमेंट का वेट किया उसने, कि मात्र 10-15 घंटे के बचे थे उसको रिटायर होने को, इमरजेंसी लगी, 2 साल तक चला रहा वो बेचारा, है ना। एक केस ऐसा लटका रहा जो अभी तक का भारत का सबसे बड़ा केस, सबसे बड़ी बेंच जिसको बोलते हैं, यही इसी दौर का रहा है
है ना, सरकार की अस्तव्यवस्था, कुप्रशासन, वो भी इसी दौर में रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चेंजेस हुए हैं वो भी इसी टाइम पे किए गए हैं, और अभी अभी वाला फेज चल रहा है का, है ना। ठीक है, तो यहां पर देखो इसके बाद क्या हुआ, भाग 4 में 4 जो ए था, 4 क था, 4A, नागरिकों के लिए एक नैतिक संहिता जो थी वो भारत में इसको जोड़ी गई। 10 मूल कर्तव्य जो थे वो आपके जोड़े गए थे, 1976 में इनको जोड़ा गया। लेकिन एक 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुई आपकी, है ना, उसमें एक और जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना हमारा दायित्व रहेगा, राज्य का भी दायित्व रहेगा, है ना। सरकार ने ठेकेदारी नहीं ली हुई है कि सभी को शिक्षा देगी, है ना, हम लोग भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मौलिक कर्तव्य ऐसे होते हैं कि हम दूसरे को नहीं देखेंगे, अपने से शुरू करेंगे। अब देखो कि आपके 10 कर्तव्य जो थे वो उस टाइम पे जोड़ दिए गए, है ना। 11वां कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया इसमें, है ना। अब संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों और संस्थाओं का क्या करना है, आपको रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी है, उसको बिगाड़ना नहीं है। ठीक है जी, ये भी हो गया। इसके बाद अगला आपका कौन सा आएगा, समरसता और समानता, भ्रातृत्व की भावना जो है उसको भी बढ़ा के रखना है, ये चीज होगी। ठीक है, मैं क्लास के बाद करता हूँ कॉल। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारी सामाजिक संस्कृति, ठीक है, कल्चर, यानी कि उस परंपरा के महत्व को समझना है और उसको बचा के रखना है। ठीक है, अब ये चीज रहेगी कि हमारे लिए मेन जो इसके पॉइंट रहेंगे, ठीक है, वो कौन कौन से रहेंगे, नागरिकों पर आपका जो है वो ये लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं होंगे। ठीक है, गैर न्यायोचित है, अदालत द्वारा जो है वो सीधे रूप से लागू नहीं किए जाएंगे। संसद कानून बनाकर इनको क्या कर सकती है, लागू करने के लिए दंड का प्रावधान भी कर सकती है। अब आप देश की ये वाली लाइन है, इसके लिए खतरा पैदा कर रहे हैं आप लोग, है ना। जैसे वो आपके पंजाब में आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं खालिस्तान वाले, है ना, तो ऐसे में कर सकते हैं। ठीक है, सजा भी दे सकते हैं उनको। तो वो सारी चीजें आएंगी। आप करेंसी का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्रीय प्रतीकों का, राष्ट्रीय गीत गान, उनका अपमान कर रहे हैं, तो सजा मिल सकती है, मिलती है, और है ना। तो ऐसे हाइलाइट्स के लिए जेएनयू, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जो, वो भी आपकी काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहती है ऐसे काम के लिए, तो सुनते हैं आप लोग, है ना। तो वो चीज रहती है, ये खुद के नोट्स हैं बट वो आपको करवा रहा हूँ यहाँ से, है ना। अब देखो कि आप अगला आपका क्या रहता है। ठीक है, यहाँ पर जो बच्चे एक हर एक चीज जो है वो आपकी मायने जो है वो रखती है। एक प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह विधान, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र प्रतीकों का आदर करे। सही है ये, गलत रहेगा ये, मौलिक कर्तव्यों के बेसिस के ऊपर देखा जाए, राइट है ये, है ना, सही है। या देखो कि आपको करना चाहिए। ठीक है जी, अब इसके बाद जो है कि यह कथन गलत है, इन्होंने ये बोला, है ना, आप लोग सही बोल रहे हैं। ठीक है, सही बोल रहे हैं ना मैक्सिमम ने। देखो 51A जो है वो उसके अनुसार नागरिकों का राष्ट्रगान का आदर करना है, ना कि आपका किसका, राष्ट्र जो आपके प्रतीक है उसका आदर करना है, राष्ट्र गीत गान उसका रिस्पेक्ट करनी है आपको। ठीक है, अब आप जो प्रतीक चिन्ह है आप तो उनको एज ए सिंबल यूज कर रहे हैं, लेकिन भारत में कुछ लोग क्या करते थे, क्रिकेट की अगर बात की जाए, है ना, कमर से नीचे कहीं भी उसको फ्लैग को बना लेते थे, है ना। तो अब प्रतिबंधित कर दिया गया, कुछ एक 2022 या 23 में एक अमेंडमेंट की गई थी, झंडा फहराने यूज करने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे। ठीक है, तो अब कमर से नीचे आप नहीं लगा सकते हैं, है ना। तो ये चीज रहती थी। अब देखो कि अगला क्या रहता है आपका, एक ही सिक्के के दो पहलू बोलते हैं। अब करने हैं हमने कर्तव्य और अधिकार। ठीक है, जो कर्तव्य और अधिकार हैं ये भी करेंगे, इकट्ठे चलेंगे अब ये तीनों ही। ठीक है, तीनों इकट्ठे हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें। मौलिक कर्तव्य क्या है आपका, 51A का डी, सब क्लॉज डी आएगा। ठीक है, आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा के लिए आपको क्या रहना पड़ेगा, तत्पर। अगर कोई पाकिस्तान आज अटैक कर देता है, हमारी जो भारत सरकार है वो आपसे सहायता मांग लेती है, तो आप लोग करोगे उसके लिए या नहीं करोगे, कि घर में छुप जाओगे। 1962 के युद्ध में हुआ है ऐसे, तो उस टाइम जो हट्टे कट्टे लड़के थे उसको उठवा लिया था घर से कि चलो इनको आर्मी में भर्ती करो। अगर किसी के दादा वगैरह होंगे आर्मी में उस टाइम के जीवित, उनसे पूछना, वो बताएंगे आपको अच्छे से। एग्जाम्पल इसका देखो, भेदभाव रहित समाज, यानी कि धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधार पर सभी से भेदभाव से परे रहेंगे। सभी लोग जो है, समरसता, समरसता होती है एक ही सूत्र में बांधना। ठीक है, और भ्रातृत्व होता है आपका भाईचारा, उसकी
भावना का जो है वो आप लोग निर्माण करेंगे। अब दूसरी साइड यहाँ पर देखो कि मौलिक अधिकार का आर्टिकल 23 क्या बोलता है। यहाँ पर बेगार, बलात्, श्रम, प्रतिषेध, लेकिन राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों से अगर कोई चीज इंप्लीमेंट कर देता है, उसकी अनुमति देता है, तो वो आपका शोषण के क्राइटेरिया में नहीं रखा जाएगा, है ना। ठीक है, शोषण के क्राइटेरिया में फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला था कि कोविड-19 के टाइम पे आपको जबरदस्ती भारत सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन करवाया गया, तो वो शोषण की कैटेगरी में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं आता, या किसी विशेष जाति के उत्थान के लिए किया जा रहा है ना। चाहे माइनॉरिटीज के लिए है, एससी एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए, तो वो शोषण की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा मौलिक अनुच्छेद जो आपका अधिकारों में रहता है, आर्टिकल 15, तो ये क्या बोलता है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव जो है वो आपका नहीं किया जाएगा, है ना। एक सिमिलरिटीज रहती है। तो यहाँ पर क्या चीज है कि यहाँ पर भी वो चीज बोली गई कि आपको क्या बढ़ाना है, भ्रातृत्व बढ़ाना है, ऐसे जो भेदभाव है ये नहीं करने हैं, ये इसको यहाँ पर आर्टिकल 15 रोक रहा है ना। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि कई मौलिक कर्तव्य जो है वो उनका क्या काम रहता है, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको और जो है वो मजबूती से लागू करना इसका रहेगा। अब देखो कि राज्य के लिए एक आपके डीपीएसपी रहते हैं, नीति निर्देशक तत्व रहते हैं। ठीक है, तो इनका उद्देश्य क्या है, ये है अब एक्चुअल में जो मेन चीज हमने पढ़नी थी। ठीक है, तो आपका भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है वो ये सारे आते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें आपके 4 पिलर्स बताए गए हैं, न्याय, समानता, कल्याण और स्वतंत्रता। तो बच्चे यहाँ पर देखो इनका उद्देश्य क्या था कि भारत जो है वो आपका एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। ठीक है, एक वेलफेयर स्टेट की फॉर्मेशन करना, उसके लिए हमने कुछ एक काम जो थे वो डिसाइड किए थे। हाँ जी पूजा बोलो। हेलो। अच्छा, ठीक है, तो इसमें क्या था कि भारत एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में देखो, मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व किस चीज को, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। दोनों में क्या फर्क है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या जरूरी है, फंडामेंटल राइट्स जरूरी है, और आपके डीपीएसपी किसके लिए, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो है वो जरूरी रहेंगे। अनुच्छेद 37 का विरोधाभास, एक विवाद जो है यहाँ पर रहता है, किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। ठीक है, इन्फोर्सेबल है, ये आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। देश के शासन में मूलभूत यानी कि आपके फंडामेंटल और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना क्या होगा, राज्य का कर्तव्य होगा। किसकी जिम्मेदारी होगी, राज्य की। राज्य यानी कि आपकी केंद्र सरकार भी आ सकती है इसके बीच में और राज्य सरकार भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन देखो पूरे संविधान में भारत के लिए देश शब्द यूज नहीं किया जाता है, वहां पर क्या लिखा गया है, राज्य लिखा जाता है। ठीक है, नोट कर लिया ये। अब सबसे बड़ी चीज लिए कौन से देश से है ये हमने, तो इनको कहां से लिया है बच्चा, आयरलैंड के संविधान से हमने इनको लिया है। ठीक है, कहां से लिया है, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, अब देखो कि दूसरा प्रेरित कहां से है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमारा ये प्रेरित हुए हैं, जो आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डॉक्यूमेंट जो था वो वहां से इनको हमें शामिल करने की अवधारणा मिली, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में बताया गया था। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। ठीक है जी, अब देखो कि आपके इसमें 3 आदर्शों के ऊपर हैं, गांधीवादी भी आते हैं, ठीक है, समाजवादी भी आते हैं, उदारवादी भी आते हैं। ये सारे आदर्श जो हैं वो 3 इस हिस्सों में से हमने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग कि डीपीएसपी की जो वैचारिक फाउंडेशन थी वो देखेंगे, समाजवादी सिद्धांत, ठीक है, गांधीवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो इसमें देखो कि लक्ष्य क्या था समाजवादी का, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना, ये नोट कर लेना आप लोग, है ना। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर 39 ने क्या बोलता है कि गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी एडवोकेट के पास जाते हैं तो एडवाइस लेते हैं, तो एडवोकेट पैसे लेता है आपसे, है, लेता है, लेता है तो बता दो, एडवोकेट है अभी हमारे पास इधर ऑनलाइन पे जुड़े हुए हैं क्लास पे, इनसे पूछ लेंगे कि भैया ऐसे मत किया करो। पैसे लेते हैं क्या, सलाह लेते हैं आप, कानूनी सलाह, चालान वगैरह हो जाता है कोर्ट में,
मुझे तो नहीं लगता है कि वो जाता है कोर्ट में, एडवोकेट को ही फोन करते हैं कि भैया जाए आना। चलान हुआ नहीं, इन फ्यूचर होंगे या करेंगे तुम लोग, है ना। फिर तुम लोग बोलते हैं कि आओ हम तुम्हें बताते हैं कोर्ट में, है ना। खुद तो बोला कि कानून का कुछ पता नहीं होगा, पर किसी और को मोहरी बना देते हैं वहां जाके कि वकील जी अब निपटो आप उधर जाके, है ना, हमने कर दिया है। तो जिंदगी में बोला कि दो इंसान के साथ सच बोलने की हिदायत दी जाती है, एक डॉक्टर और एक वकील के साथ, कि बोला बाकी जगह झूठ बोल दो, इन दो के साथ सच बोलो, क्योंकि आपके झूठ को सच भी करना ये जानते हैं, सच को झूठ करना भी ये जानते हैं। डॉक्टर से बीमारी छुपाओगे मारे जाओगे, वकील से छुपाओगे मारे जाओगे, है ना। यही चीज रहती है, क्यों एडवोकेट जी। ठीक है। तो अगला है आपका गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी विचारधारा पर आधारित और पुनर्निर्माण कार्यक्रम रहता है, जैसे आपका पंचायती राज है ना। तो बच्चे पंचायती राज का गठन, यानी कि अगर कोई नई पंचायत बनानी है तो वो आपका आर्टिकल 40 के अंदर बनेगी। अगर आपने आर्टिकल आपका जो है ये बनाने की पावर दे रहा है राज्य सरकार को, है ना। बट इसको आपका इलेबोरेशन इसका किसी और आर्टिकल में किया गया है, 243 में किया गया है, 243 में जेड जी तक जो है कुछ ऐसा चलता है वहां पर। पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो अलग जगह पढ़ेंगे हम लोग, उनके कार्य। 43 क्या बोलता है, आपके जो हैंडीक्राफ्ट हैं, है ना, कुटीर उद्योग है, उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसका प्रोत्साहन कहाँ से मिला है, गांधी जी के आदर्शों से, है ना। अब गांधी जी किसके ऊपर प्रेफरेंस करते थे, खादी ग्रामोदय भारत ऐसी योजनाएं इंडियन आईएनसी के द्वारा चलाई गई थी, है ना। दूसरा आपका ये जो हैंडीक्राफ्ट रहते हैं कुटीर उद्योग, उसका गांधी जी का मेन पर्पस क्या था इसके पीछे, कि भारतीय लोग जो है विदेशियों के ऊपर डिपेंड कम रहेंगे, अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो उससे हमारी आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी, रोजगार भी मिलेगा, और आपके रिसोर्सेज जो उनका अच्छा यूज भी हो जाएगा। तो ऐसे भी सिद्धांत यहाँ पर दिए गए हैं। अब उदारवादी कैसे हैं, कि उदारवाद की विचारधारा को प्रतिबिंबित करते हैं। अनुच्छेद 50 आता है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है। कार्यपालिका अब आपकी पार्लियामेंट जो है वो क्या करती है, अलग से रूल्स बना रही है आपके, है ना। और जो आपकी न्यायपालिका है उसका क्या काम है, जस्टिस दिलाना है आप लोगों को, है ना, न्याय करना है वो। और आपकी कैसी न्यायपालिका है भारत की, एकल और स्वतंत्र न्यायपालिका, किसी के प्रेशर पे काम नहीं करती है ये, है ना। तो अभी जैसे किया था आपका एनजेएससी शायद, उस पे किया था, एक केस हुआ था, 4 जजेस केस आया था। कौन सा था वो एडवोकेट पूजा, अभी आपका जो एनजेएससी था न, उस पे जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी रिक्रूटमेंट से जुड़ा था, जिसमें आपका सरकार को भी गवर्नमेंट को भी ऐड किया जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति को लेकर जो था वो आपका खारिज कर दिया था उसको। ठीक है, वो वाला केस बताना, अभी रिसेंटली हुआ है वो। अब देखो कि यहाँ पर आपका इन दोनों को अलग अलग कर रहा है ये, ठीक है जी। अब अगला देखो कि आपका क्या है, समाजवादी और समाजवाद। ठीक है, इन दोनों में जो है वो क्या डिफरेंस रहेगा। तो 1969 और 1980 में क्या हुआ, भारत सरकार ने डीपीएसपी में उल्लेखित असमानता को कम करने के लिए क्या किया, समाजवादी सिद्धांतों के अनुरूप, ठीक है, अनुसार क्या हुआ, निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आपकी जो एक अमेंडमेंट की गई थी आपकी शायद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, यहां तक कि इसने इकट्ठी कर दी थी, इंदिरा जी के टाइम पे हुई थी ये सारी अमेंडमेंट। ठीक है, इस टाइम पे तो इन्होंने क्या किया कि इकट्ठी कर दी थी ये, और इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन किया। ठीक है, बैंकों का अधिग्रहण भी किया, जमीनें लोगों की ले ली, जिनके पास 30 से ज्यादा थी वो भी ले ली, राइट टू प्रॉपर्टी हटा के। ठीक है, उसके बाद इन्होंने और क्या किया था, यहाँ पर एक जो प्रीवी पर्स था उसको भी खत्म कर दिया गया था, इसी दौर में हुआ था। प्रीवी पर्स तो राजाओं को सैलरी वगैरह वेतन भत्ते गवर्नमेंट अनाउंसर्स दिए जाते थे, वो भी हटा दिए थे इन्होंने। तो यहाँ पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना इंदिरा जी के टाइम पे हुआ ये, है ना। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना क्या चीज हुई, गवर्नमेंट ने ओवरटेक कर लिया था उनको। ठीक है, अब समाजवादी और राष्ट्रवादी देखो दोनों जो है सूक्ष्म अंतर क्या है, डीपीएसपी और असमानता को कम करने के लिए बोला गया धन के केंद्रण को रोकने की बात करता है, जो एक समाजवादी फॉर्मेट जो है उसको इंगित करता है। धन का केंद्र क्या हुआ, जैसे आपके पंजाब के दो भाई थे, 500-500 बीघे जमीन थी उन दोनों भाइयों के पास, है ना। गोलखनाथ बनाम भारत संघ बाद बोल, पंजाब राज्य बाद बोलते हैं उसको, है ना। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ये एक जमीन से था। फिर एक नीचे केरला का था वो, है ना, उसके मठ वगैरह उनसे जुड़ा हुआ मामला था।
तो ऐसे जो केसेस थे इसमें क्या था कि एक ही व्यक्ति का जो प्रभुत्व कायम ना हो, इसके लिए कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो उस चीज के लिए। डीपीएसपी में राष्ट्रीयकरण शब्द का स्पष्ट रूप से जो है वो कहीं भी नेशनलाइजिंग का आपका डिफाइन नहीं किया गया है, इसको नहीं लिखा गया है। ठीक है, अब देखो कि हमारे जो एग्जाम्स के लिए है कि जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कि आपका जो राष्ट्रीयकरण रहता है बच्चे, कि आपका क्या है अंतर करना जो हमारे लिए जरूरी है, डीपीएसपी की भावना के अनुरूप रहा है। लेकिन एक चीज अगर बोले, राष्ट्रीयकरण का निर्देश अगर दिया गया है तो ये चीज जो है वो आपकी गलत रहती है। ठीक है, अब देखो कि आपका संविधान में उपयोग किए जाने पर जो है वो आपका क्या चीज रहता है, एक प्रॉपर जो बेस रहता है, शब्द होते हैं वो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन को पॉलिटी में गलत और सही करवाते हैं। ठीक है, कुछ एक शब्द रहते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है संविधान में। अब देखो कि जब अधिकार और डीपीएसपी के बीच में आपसी टकराव होता है तब क्या होगा। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों को लगा, सरकार ने बोला कि आपको जो है वो ये वाली दवाई खाना पड़ेगी, है ना, और आप खाने के मूड में नहीं है, जबरदस्ती मुंह पकड़ के मुंह में डाल दिया उन्होंने, है ना। तो इसमें क्या हुआ, आपको क्या लगा कि जी मेरा शोषण हुआ, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, हजूर मेरा ऐसा किया गया और मेरे को बचाओ, अब तुम लोग क्यों किया गया ऐसे, है ना। जैसे अभी एक केस और 3-4 केसेस हुए इंडिया में। एक दिल्ली में चालान हुआ, ठीक है, तो उस व्यक्ति की याचिका तो खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। उसने क्या किया कि वहां गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और उसका चालान हुआ, एक नॉर्मल पुलिस वाले ने चालान कर दिया। तो उसको नहीं थे रूल्स, पता नहीं होगा, कोई मेरी तरह गया होगा, उठ के बाजार बाजार में पकड़ लिया होगा पुलिस वालों ने। वहां पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट कि भैया मुझे सारे जो आपके ट्रैफिक रूल्स हैं वो मुझे बताओ। अब सुप्रीम कोर्ट हैरानी में पड़ गया, वो मना नहीं कर सकता है किसी को भी क्योंकि उसका काम है, सुनना है उसका काम। तो उन्होंने क्या किया कि उसकी याचिका को खारिज कर दिया, जो एमबीआई एक्ट था वो किसी और ने बताना था, वो पहुंच गया वहां। ठीक है, लेकिन उसका पर्पस जो था, हिडन पर्पस क्या था कि लोगों के साथ जो है इनजस्टिस ना करे। क्योंकि आपका जो एक आर्टिकल आता है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसका बोला कि दुरुपयोग भी किया जाता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का है ना। अगर पूजा गलत बोल रहा होगा तो बताना है आपने, क्योंकि आपका एक ये फील्ड है। दुरुपयोग किस कंडीशन पे किया जाता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो आपको कानून के समक्ष रक्षण, है ना, और कानून के आपके सामने जो इक्वालिटी आप लोगों को दी जाती है। अब मान लो पुलिस में है, उसको हर चीज पता है, वो आपका शोषण भी कर सकता है, उस क्राइटेरिया पे आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट पे जब आपको नहीं है चीज पता, है ना। तो ये चीज रहती है कि वहां पर आपका जो राजनीतिक पॉलिटिकल इकोनॉमिकली जो है वो उस आर्टिकल का मिसयूज भी करते हैं, दबाव बना के भी चेंजेस किए जाते हैं उसमें। ठीक है, एक ये चीज रहती है। अब देखो कि यहाँ पर क्या है कि डीपीएसपी में सामाजिक न्याय लागू करने के लिए भूमि सुधार कानून बनाए गए, लैंड रिफॉर्म्स हुए इंडिया में। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था एक, है ना, आप पढ़ते हैं उसको, ज्योग्राफी में आता है। तो वो क्या कर रहे थे, जिनके पास जमीनें ज्यादा थी उनको जो जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे और उसको दान कर रहे थे। लेकिन ये चीज उनकी सिरे नहीं चढ़ी क्योंकि सरकार ने उसको क्या बोल दिया, गलत ठहराया। अब वहां पर आपके कानूनों ने मौलिक अधिकार यानी कि आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार था, आर्टिकल 30 पर, ठीक है, और 19(1)(f) में उसको आप लोग पढ़ते थे पहले, है ना, लेकिन उसको आपका हटा दिया गया। अब आपका लीगल राइट, है ना, 300 में उसको ऐड कर दिया गया, 300 क में, ठीक है, 300A में उसको ऐड कर दिया गया। तो वहां पर देखो कि उल्लंघन किया गया इसका। ठीक है, इसके जो राइट्स थे इसका उल्लंघन हो रहा था। तो इसमें क्या हुआ कि जमींदार इन कानूनों को चुनौती देने के लिए कहां चले गए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चले गए। ऐसा एक केस आता है आपका गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, 500-500 बीघे यहाँ की इनके दोनों भाइयों के पास जमीन थी। क्योंकि जब हमारा बेसिकली संविधान लिखा गया उसमें संपत्ति का अधिकार था और उधर गवर्नमेंट उनको क्या कर रही थी, प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर रही थी। तो उसके चलते यहाँ पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सही है पूजा, यही केस है ना ये, गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। चैट में कर दो जरा, बता दो, या माइक अनम्यूट करके बोल दो। जी सर। यही है केस, वो गोलखनाथ बनाम और केरला का एक क्या नाम था, केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद। हाँ जी। ये दोनों केस हैं सबसे बड़े जिन्होंने संविधान को ही चेंज करवा दिया। ठीक है, आपकी बड़ी अमेंडमेंट जो रहती हैं वो यही है, 44 आती है, 42 है ना, ये वाले केस रहते हैं इनसे जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए थे। एक का केरला का जो मठ था उसके साथ जुड़ा हुआ था, एक का पंजाब के दो भाई जिनके पास आधे पंजाब से ज्यादा जमीन थी। जब सरकार ने ले ली, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, भैया हमारा संपत्ति का अधिकार है,
तो सरकार को लगा कि आपका समाज में हमने लिक्विडेशन करना है, जमीन देनी है, पर कहां से दें। तो इन्होंने क्या किया कि अब संपत्ति के अधिकार को इन्होंने टारगेट बनाया, एक 9 शेड्यूल भी रखा था इन्होंने, है ना, जो पहले ही जोड़ दिया गया था। सरकार क्या करती थी कि कोई गलत काम करेगी तो उसको क्या करेगी, 9 शेड्यूल में रख देगी। और सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया था कि भैया जी एक कोने में बैठे रहो, आप इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, हाथ बांध दिए थे उसके पहले ही। तो सरकार उन चीजों से बचने के लिए वहां पर कर देती थी 9 शेड्यूल में। बाद में इसको क्या किया गया, इसको बार बार रीअमेंड किया गया। 9 शेड्यूल के पहले जुडिशरी रिव्यू नहीं होता था, उसके बीच में जो चीज ऐड कर दी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कर ही नहीं सकता था कुछ नहीं, क्योंकि उसकी हद बांध दी उन्होंने। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि इसको रिव्यू कर सकती है, जब मौलिक अधिकारों में बोला कि टकराव उत्पन्न होगा तो इसको रिव्यू किया जा सकता है, देखा जा सकता है। अब यहां पर ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में, दो जमींदार थे, ये भाई थे आपके पंजाब में। अब शुरू में इन्होंने क्या किया कि मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत जो थे इनके ऊपर वरीयता दी गई कि आपके जो फंडामेंटल राइट हैं वो पहले हैं, बाकी बाद में आएगी। और उनका मानना क्या था कि न्यायोचित अधिकार और गैर न्यायोचित सिद्धांत के लिए इनको अनदेखा किया जा सकता है, एक ये चीज बोली। दूसरी साइड देखो कि आपका डीपीएसपी, संसद ने डीपीएसपी को अधिक शक्ति देने के लिए जो था संविधान में संशोधन किए, जैसे एग्जांपल आपका 25th और आपका 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी वो उन्होंने यहां पर कर दी गई, है ना। एक आपका 24वां हो गया और एक 25वां और एक आपका 42वां संवैधानिक संशोधन। तो बच्चे किसके साथ जोड़े हैं ये 25वां और 42वां, बताएंगे कोई? इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया था 25 वाले में, ठीक है, आपका 31C जोड़ा गया था इसमें, ठीक है, 31C जोड़ा गया। और इसमें क्या चीज बोली गई थी कि राइट टू प्रॉपर्टी वाले में एक और जोड़ा गया, ठीक है, ये चीज हुई थी इसके बाद। और 42 में क्या किया गया था, क्या किया गया था 42 में, है भाई 42 में संवैधानिक संशोधन में, बताओ जरा। संपत्ति के अधिकार को हटाया गया और पंथ निरपेक्ष समाजवादी शब्द और अखंडता शब्द जोड़े गए। पर बच्चे कहीं ना कहीं संपत्ति के अधिकार को आप कुछ सही नहीं बता रहे हैं, मुझे लग रहा है 44 में किया गया था आपका, जो ये वाला था उसको 44 में हटाया गया, ठीक है, कि आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो 44 में हटाया इन्होंने, 42 में आपने पंथ निरपेक्ष समाजवादी शब्द जो थे वो इनको ऐड किया था, ये चीज करी थी आपने, और नहीं किया था कुछ भी। अब इसके रिजल्ट क्या निकले, कार्यपालिका विधान पालिका और न्यायपालिका के बीच में एक गहन टकराव हुआ, है ना, क्योंकि यहाँ पर टकराव होने के पीछे क्या रीजन था, समाजवादी न्याय, ठीक है, और मूल अधिकारों के बीच में टकराव उत्पन्न हुआ। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एक साइड हो गया, सरकार एक साइड होगी, जो व्यक्ति थे केस लड़ने वाले वो अलग थे। और इसी टाइम के एक सबसे बड़े एडवोकेट हुए हैं आपके, जो ये रहती है एडवोकेटों के इतिहास में, नाना पालकी वाले, यही नाम है उनका पूजा, माइक अनम्यूट करके बताना जरा। नाना पालकी वाले सबसे बड़े लॉयर रहे हैं आज दिन तक के, ये जहां मेरी नजर में है, जितना हमने पढ़ा है, सही है ये इनका नाम। पूजा बताओ जरा, ये सही है या गलत है? तो देखो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया, मिनर्वा मिल्स का निर्णय था वो, है ना, ठीक है। अब इसमें ये नोट कर लेना, डीपीएसपी में जरूरी है, ये सामंजस्य और संतुलन का सिद्धांत था ये, ठीक है। अब इसमें क्या चीज हुई आपकी कि यहाँ पर देखो कि सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आता है संविधान के मौलिक अधिकार और भाग 3, ठीक है, और निदेशक तत्व भाग 4 के बीच में संतुलन संविधान की बुनियादी स्ट्रक्चर का एक हिस्सा माना गया इस केस में, कि बोला कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का ही क्या है, हिस्सा है। एक दूसरे पर पूर्ण वरीयता नहीं दी जा सकती है और एक दूसरे के पूरक है ये। अगर मौलिक अधिकार आपको दे दिए सरकार ने, है ना, बोला गया कि आप रोजगार के अवसर की समानता आपको दे दी गई, सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रही है, तो क्या वो पूरा है? उसके लिए डीपीएसपी जरूरी है, क्योंकि वहां पर आपको क्या है, रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, वो डीपीएसपी में बोला गया है। और आपको राइट कहां दिया गया है, रोजगार के अवसर में समानता है, इक्वालिटी दी गई आपको, है ना।
अब देखो कि आपका एक दूसरे पर ये भी चल गया बता, संसद डीपीएसपी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को समाप्त या नष्ट नहीं कर सकती है। बोला गया कि भैया अगर आपको डीपीएसपी इंप्लीमेंट करने हैं तो आप फंडामेंटल राइट को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है जी। अब ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो इसको कहा जाता है, लेकिन आज के टाइम पे क्या कहा जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर। जो सुप्रीम कोर्ट को उचित लगता है वो उसको बेसिक स्ट्रक्चर मान सकता है, यानी कि आपके फंडामेंटल राइट में कोई चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप कर सकते हैं। ठीक है। अभी एक बिल जो है 21 जो आर्टिकल है उसका, उसमें एक और क्लॉज ऐड करने के लिए जो था, एक गैर सरकारी सदस्य ने, ठीक है, पार्लियामेंट में बिल लाए हैं और वो अच्छा है बिल, है ना। पर देखो कि आपकी अधिकार आधारशिला जो है भाग 3 और 4 के बीच में जो बैलेंस है उसके ऊपर जो है वो ये टिका हुआ है। अब इसके नेक्स्ट अगला रहता है कि आपका 86वां संवैधानिक संशोधन आता है 2002। ठीक है। शिक्षा को टारगेट किया गया, इसी से जुड़ा हुआ एक और राइट जो है वो आपका लाया गया है, आजकल चल रहा है वो। तो देखो भैया, मौलिक अधिकार भाग 3 में नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, सब क्लॉज 21 का ए जोड़ा गया। और इसमें बोला गया कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, और जो 6 साल से कम वाले हैं उनको कौन से वाले स्कूल में भेजा जाएगा, खिचड़ी वाले स्कूल में भेजा जाएगा। आप लोग भी तो जा गए हैं, हंसो मत, है ना। आंगनबाड़ी में भेजा जाएगा, है ना। आज लेकिन भारत सरकार ने मातृत्व के लिए और बाल बच्चों के लिए जो है एक पॉलिसी चलाई है कि 1 साल के लिए जितना खर्च है वो सरकार उठाएगी। ठीक है। तो वो भी भारत सरकार ने किया है शुरू। अब देखो कि आपका नीति निदेशक तत्व, इसमें क्या हुआ, इसमें भी एक चेंज हुआ यहां के बाद 45 को संशोधित किया गया। 6 साल से कम बच्चे जो है उनकी बाल्यावस्था की देखरेख करना जो है वो, और शिक्षा प्रदान करना सरकार का दायित्व रहेगा। आंगनबाड़ी स्कूल खोलेंगे, है ना। ठीक है। अब इसमें पहले जो था वो भारत में लोगों को शिक्षित करना इतना आसान नहीं था, आपको पता है। आप लोगों के जो दादा परदादा हैं उनको स्कूल कैसे पहुंचाया गया है। इंदिरा जी ने शिक्षा के लिए काम किया, है ना। उस टाइम जो था वो स्कूल में लोग क्यों नहीं जाते थे, स्कूल में नहीं जाते थे हमारे लोग, जो 70 के दशक तक 75 तक के जो थे वो नहीं जाते थे, बड़े कम जाते थे। वो इसलिए कि अगर हम सारे पढ़ने चले जाएंगे तो कमाएगा खाएगा कौन, तो नहीं जाते थे। अब इंदिरा जी ने अपने वहां से एडवाइजर से पूछा कि भैया क्या रीजन है, लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने एक एडवाइस दी कि आप इनको स्कूल में खाना दो, कपड़े दो। उस टाइम खद्दर के कपड़े मिलते थे, आपके पुराने पूर्वजों को पता होगा, स्कूल में खाना मिलता था, है ना। उस टाइम पे एक पॉलिसी और चलाई गई कि जिस बच्चे का जितना भार है उसको उतने केजी चावल दिए जाएंगे, एजुकेशन को कम करने के लिए, मतलब एजुकेशन में लाने के लिए। अब जो आपकी अनपढ़ता थी उसको कम करने के लिए हमारे टाइम पे ऐसे मिलते थे, जितना बोला कि सरकारी स्कूल में आप पढ़ते थे जितना आपका वेट होगा आपको उतने केजी चावल दिए जाते थे सरकार के द्वारा। और इस दिन तो खारे सारे बच्चे हमारे टाइम पे बंक मारते थे कि बोला जी आज पहले चल जाते थे वो उधर चावल चूवल लेने, है ना। तो लोगों को लालच दिया गया कि आपको हम लोग खाना भी देंगे, साथ में चावल भी देंगे, स्कूल के बैग भी देंगे, किताबें भी देंगे, साथ में आपको कपड़े भी देंगे। तो लोगों ने भेजा, तब लोगों ने सोचा कि हमारे 3 बच्चे हैं उस टाइम पे, 3 4 5 10 12 15 भी होते थे, तो बोले इतने सारे जाएंगे तो हमारे पास चावल और ये चीजें अच्छी आएंगी। तो वहां से लोगों को अट्रैक्ट किया था इस चीज के लिए। ये सबसे बड़ी चुनौती भी रहा है हमारे लिए शिक्षा के क्षेत्र में वर्क करना उस टाइम का। ठीक है। तो एक सर्व शिक्षा अभियान भी भारत में शुरू किया गया, मिड डे मील योजना शुरू की गई थी। ठीक है। फिर आपकी और कई सारी पॉलिसीज जो है वो एजुकेशन से जुड़ी हुई शुरू करी थी। अब मौलिक कर्तव्य भाग 4A, यहां पर भी इससे देखो 3 जगह को हिट किया 86 ने, आपका फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है, आपका डीपीएसपी को, ठीक है, और इधर आपके फंडामेंटल ड्यूटीज को भी इसने हिट किया। ठीक है। 3 जगह चेंजेस हुए। अब नया कर्तव्य 11वां आपका जोड़ दिया गया यहाँ पर कि माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के आयु को वो शिक्षा प्रदान करे, है ना। अब दूसरा यहाँ पर एक चेंज और हुआ था। ठीक है। एक आपका जो शोषण वाला राइट चलता है वहां पर एक छोटा सा चेंज देखने को मिलता है कि बाल पुनर्कोष की स्थापना की जाएगी कि 6 से 14, आपके 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको कहाँ नहीं लगाया जाएगा, काम पर नहीं लगाया जाएगा, उनको क्या दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी। ठीक है। वो चीज भी यहां पर आई थी। अब देखो कि ये संशोधन क्या था, तीनों के बीच में इसने एक बैलेंस बना के रख दिया कि तीनों जगह जो है वो आपका ये चेंजेस आएंगे। ये चीज जो थी वो इसमें हुई। ठीक है। अब यहां पर हमारे लिए जो रिवाइज करना है, पहला क्या है, भाग
एक आएगा, है ना, सॉरी, भाग 3, 4 और 4A में क्या डिफरेंस है? नेचर कैसे है? न्यायोचित, जस्टिसेबल है। और आपका भाग 4 यानी कि आपका डीपीएसपी, गैर न्यायोचित, इसको चुनौती नहीं दे सकते हैं, दूसरे को भी इसको चुनौती नहीं दे सकते हैं, ड्यूटीज को भी नहीं दे सकते हैं। उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, उसको कंट्रोल करना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के लिए, है ना। नागरिकों के नैतिक दायित्व बताए गए। यहाँ पर जो दायित्व है वो क्या है? राज्य पर नकारात्मक क्या नहीं करना है और इधर क्या करना है, नागरिकों के ऊपर है केवल, ये डिपेंड है ना। कानूनी बल, स्वतः लागू, अपने आप इंप्लीमेंट होते हैं ये। कानून बनाकर लागू करने की जरूरत रहती है आपके डीपीएसपी को, कानून बनाकर लागू किया जा सकता है, करवाया जा सकता है, ये चीज है यहाँ पर। ठीक है। अब देखो कि आपके मिनर्वा मिल्स के अनुसार फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गए, इनके बीच में बैलेंस बनाने के लिए जो था वो एक संविधान में बुनियादी संरचना जो थी वो भी तय करी थी। अब देखो कि आपके जो नागरिकों के कर्तव्य, राज्य की सामूहिक जिम्मेवारी रहती है। ठीक है, तो एक शब्द आपका क्या है? आपका शाब्दिक रूप से संविधान उन नागरिकों के ऊपर जो है आरोपित करता है, ठीक है, नागरिकों के ऊपर लगाए जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो एक अलग दृष्टिकोण जो इसका रहता है, एक केस स्टडी है ये, ठीक है, कि एम्स का छात्र संघ बनाम एम्स मामला एक केस है ये भी, ठीक है। यद्यपि मौलिक कर्तव्य स्पष्ट रूप से राज्य कोई कर्तव्य नहीं डालते, तो तथ्य है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य सामूहिक रूप से राज्य का कर्तव्य बन जाता है। तो आप देखो इसका मतलब क्या निकलेगा कि राज्य को ऐसी नीतियां, वातावरण बनानी चाहिए जो नागरिक कर्तव्यों और नागरिकों को अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद करे। ठीक है। यदि नागरिकों का कर्तव्य पर्यावरण की रक्षा करना है तो 51A का जी, राज्य का भी ये सामूहिक कर्तव्य है कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए कानून बनाए और उन्हें लागू करे, है ना। पर्यावरण के संरक्षण के लिए बनाए ऐसे भारत में कानून, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1970, वन और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है, जो आपका वन्य वाइल्ड लाइफ जो है जितनी, उसको क्या करता है? सुरक्षित करता है। ठीक है। इसके नेक्स्ट जो है अगला आपका संविधान जो है उसको हम लोग एक जीवंत दस्तावेज जो है वो भी कहते हैं। ठीक है, अधिकार दिए गए हैं, कर्तव्य दिए गए हैं, ये सारी चीजें हैं। कल इसका एक एक चीज जो है वो हमने इसको डिफाइन करनी है। ठीक है, ये सारी चीज हम लोग कल करेंगे। अब इसको जो आपका 35, 36, 17 ये सारे रहेंगे, यहां से शुरू करने, एक एक का पता चल जाएगा आपको कि क्या हमारा दायित्व रहता है और क्या नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब है? कौन सा?